नमस्कार। टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूँ अनुपमा के आज के 24 फरवरी के लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स और नए नए ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ। तो उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ नया और इंटरेस्टिंग हुआ है आज के एपिसोड में। तो टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है अनुपमा के माही को सावधान करने से जब वो कालीन पर फिसलने से बाल बाल बचती है। वहीं इधर राही नोटिस करती है कि अनुपमा की मेहंदी खराब हो गई है, लेकिन अनुपमा मुस्कुराकर उसे आश्वस्त करते हुए कहती है कि मेरी मेहंदी ज़रूरी नहीं है बेटा, मेरी मेहंदी का रंग तो मेरे मन पे है, वो भी बहुत गहरा, तेरे पापा के प्यार का रंग। और तू मेरे अनुज की अमानत है बेटा, तो तेरे साथ मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। और अगर अनुज होते ना तो तेरी शादी बहुत ही धूमधाम से करते, कोई कमी नहीं रहने देते। इसलिए मैं भी कोशिश करूंगी राही कि तेरी शादी में कोई भी कमी ना रहने दूँ। फिर तभी इधर से ख्याति कहने लगती है कि राही तुम्हारे ड्रेस पे तो मेहंदी लग गई है। तो राही फिर कहती है कि ठीक है, मैं इसे साफ कर कर आती हूँ। और वहीं दूसरी तरफ जब राही अपने कपड़े साफ करने जा रही होती है तो अचानक उसका पैर फिसलने वाला होता है और वो गिरने वाली होती है कि गौतम आकर उसे पकड़ लेता है और राही ये देखकर हैरान रह जाती है। और इधर गौतम के स्पर्श से राही असहज महसूस करती है। फिर जब गौतम उसकी नज़दीक आने की कोशिश करता है तो राही गुस्से से उसे जोरदार थप्पड़ जड़ देती है और गौतम बड़े ही गुस्से से राही की तरफ देखने लगता है। और राही इधर कहने लगती है कि उल्टे हाथ से मारा है तुझे, क्योंकि सीधे हाथ से प्रेम का नाम लिखा है जो मैं खराब करना नहीं चाहती थी, वरना अगर सीधे हाथ से मारती ना तो 7 जन्म तक तेरे कानों में सीटियां बजती रहती। फिर इधर गौतम चिल्लाते हुए राही को कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की। राही फिर इस पर कहती है कि अब बोल कर बताऊं या दोबारा मार कर बताऊं। दूसरी तरफ फिर हमें अनुपमा को दिखाया जाता है जो कि राही को लगातार ढूंढ रही होती है। फिर प्रार्थना वहां आती है और अनुपमा को ऐसे परेशान देखती है और कहने लगती है कि आप शांत हो जाइए, मैं जाकर ढूंढ कर लाती हूँ राही को। कहकर वो खुद राही को खोजने निकल जाती है। इधर फिर दूसरी तरफ गौतम राही को कह रहा होता है कि इतना उड़ने की जरूरत नहीं है तुझे, तुम जिस घर की बहू बनने वाली हो मैं उस घर का दामाद हूँ और दामाद का दर्जा बहुत ऊंचा होता है। राही फिर ये कहती है कि अगर दर्जा ऊंचा है तो हरकतें भी ऊंची कर लेते। गौतम फिर कहता है कि बहुत अकड़ है ना तुझमें और तेरी माँ में। तो ये सुनकर इधर राही दोबारा भड़क जाती है और कहती है कि माँ का नाम लेना मत, वरना 100 मारूंगी और गिनूंगी 1। ऊंचे खानदान के नीचे दामाद, तेरी औकात और तेरी नीयत दोनों मैं पहले ही समझ गई थी और अभी जाकर मैं प्रेम को, मम्मी को, सबको बताऊंगी कि तूने क्या हरकत करी है मेरे साथ। जस्ट वेट एंड वॉच। तभी गौतम इस बात पर अचानक हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बात पे कोई यकीन करेगा। राय फिर कहती है कि पर क्यों नहीं करेंगे यकीन। तो गौतम कहता है कि क्योंकि मैं जमाई हूँ और इस देश में जमाई की क्या जगह होती है ये तुम भी अच्छे से जानती हो और मैं भी। और मैंने तो यहाँ पर बेटों से ज़्यादा प्यार कमाया है, इज्जत कमाई है और अपनी एक इमेज बनाई है। राय फिर ये कहती है कि इमेज जैसे भी हो लेकिन कैरेक्टर 2 पैसे की है तेरी। गौतम फिर कहने लगता है कि लेकिन इस देश में कैरेक्टर देखता कौन है, बल्कि खून देखते हैं, खानदान देखते हैं। और मैं एक ऊंचे खानदान का बेटा ही नहीं बल्कि ऊंचे खानदान का दामाद भी हूँ। पर तू क्या है, तेरे तो असली बाप का नाम तक किसी को नहीं पता, कहाँ कहाँ पली बड़ी है पता नहीं। राई फिर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि बस कर तू, और अगर एक शब्द दोबारा कहा ना तो बाहर जाकर दौड़ा दौड़ा कर मारूंगी। फिर गौतम राही दोनों एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं। तभी वहाँ प्रार्थना पहुँच जाती है और महसूस करती है कि कुछ तो गड़बड़ है दोनों के बीच में, और राही को आकर पूछने लगती है कि हुआ क्या है, आप दोनों ऐसे क्यों लड़ रहे हैं। तभी इधर राही प्रार्थना को गौतम की गंदी हरकतों के बारे में बताने लगती है, पर प्रार्थना इस बात पर कुछ रिएक्ट ही नहीं करती। और इधर तभी ये देखकर राही को झटका लगता है कि प्रार्थना पहले से इस सच को जानती थी। फिर राही उसे अपना साथ देने के लिए कहती है, लेकिन परिवार में बवाल होने के डर से प्रार्थना उसे चुप रहने की भीख मांगते हुए नजर आती है। और इधर गौतम भी प्रार्थना पर दबाव बनाता है कि वो राही को चुप कराए। और जब राही सच बताने की जिद करती है तो गौतम बड़े ही चालाकी से राही पे झूठा इल्जाम लगा देता है कि राही ही उसकी करीब आने की कोशिश कर रही थी, वो नहीं। ये सुनकर फिर राही गुस्से से कांप उठती है और उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन प्रार्थना उसे रोक लेती है। फिर प्रार्थना राही से कहती है कि बहुत सालों बाद इस परिवार में सब खुश हैं, तो प्लीज़ उनकी खुशियां को बर्बाद मत करो राही। तो इस पर राही कहती है कि खुशियां मैं नहीं बल्कि ये घटिया इंसान बर्बाद कर रहा है। और प्रार्थना सच बताऊं तो मुझे इस आदमी से ज़्यादा आप पर गुस्सा आ रहा है, और ये हाय बेचारी बनकर जीना बंद कीजिए आप। और जब तक आप खुद की इज्जत खुद नहीं करेंगी तो कोई और भी नहीं करेगा इज्जत आपकी। फिर हम देखते हैं कि गौतम प्रार्थना को डराते हुए कहता है कि इस लड़की को समझाओ प्रार्थना कि ये इस घर की बहू बनने जा रही है, तमाशा करेगी तो मौका हाथ से निकल जाएगा। कहकर गौतम वहां से चला जाता है और इधर राही भी प्रार्थना की हालत देखकर कुछ नहीं कह पाती। उधर दूसरी तरफ प्रेम राही को हर जगह ढूंढ रहा होता है और अचानक वो गौतम को देखता है और उसके बदले बदले व्यवहार को नोटिस करता है। वहीं दूसरी तरफ राही प्रार्थना से कह रही होती है कि उसे गौतम की बदतमीजियों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए और यूं डर डर के ज़िंदगी नहीं बितानी चाहिए। और फिर प्रार्थना उसे भरोसा दिलाती है कि वो सही समय पर
यानी कि शादी के बाद पराग को सब कुछ बता देगी। फिर उसी वक्त हम देखते हैं कि प्रेम वहाँ आ जाता है और दोनों से पूछता है कि क्या हो रहा है यहाँ और प्रार्थना क्यों रो रही है। तो राही झूठ बोलकर प्रार्थना को बचा लेती है और कहती है कि वो मेरी मेहंदी देखकर प्रार्थना को उसकी शादी याद आ गई थी, फिर विदाई याद आ गई। और विदाई के बारे में तो जब भी कोई लड़की बात करती है तो ऑफकोर्स वो तो रोने ही लग जाती है, इसीलिए प्रार्थना रो रही थी, पर अभी ठीक है। फिर इधर प्रेम राही की बातों पर यकीन कर लेता है और राही के साथ वहाँ से चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ गौतम बड़े ही चालाकी से प्रार्थना को फ़ोन करके धमकाते हुए कहने लगता है कि अगर उसने मुंह खोला तो पराग की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और इधर डर और बेबसी के बीच झूलती प्रार्थना गौतम को डांटती तो है, लेकिन उसके धमकियों से सहम भी जाती है। और फिर इधर गौतम दूसरी तरफ राही को देख रहा होता है और कहने लगता है कि तूने मेरे गाल पे थप्पड़ मारा है राही, तो मैं तेरे वजूद पे थप्पड़ मारूंगा, बस तू देखती जा मैं क्या करता हूँ। तभी इधर राही भी अनुपमा को देखकर मन में कहने लगती है कि सॉरी मम्मी, अभी मैं आपको सच बता नहीं सकती, लेकिन अपने घर पर जाऊंगी ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि मेरे लिए बात खत्म नहीं हुई है अब तक। दूसरी तरफ फिर हम ईशानी को देखते हैं जो कि राजा से पूछ रही होती है कि वो उसे क्यों इग्नोर कर रहा है। तो राजा फिर कहता है कि वो मोटी बात से डरता है। तो इधर ईशानी कहने लगती है कि उसे अपने लिए खड़ा होना सीखना होगा, नहीं तो वो उसके बिना जी नहीं सकती। कहकर ईशानी फिर चली जाती है और फिर इधर राजा उसकी बातें सुनकर उलझन में पड़ जाता है। इसी बीच अनुपमा को एक बहुत बड़ा कैटरिंग का ऑर्डर वहाँ के गेस्ट से मिलता है, जिससे अनुपमा भी बहुत खुश होती है और पारितोष भी बहुत खुश होता है। फिर अनुपमा उन गेस्ट को अन्नू की रसोई का कार्ड देती है और ताकि वो उसे कांटेक्ट कर सके। और फिर इधर पारितोष अनुपमा को कहने लगता है कि देखा मम्मी, मिल गया ना बिजनेस। तो अनुपमा फिर कहने लगती है कि हाँ मिला तो ज़रूर, पर हमें मांगना भी नहीं पड़ा। और देख तोशु, हमें काम की और पैसों की बहुत ज़रूरत है, लेकिन काम करेंगे तो पूरी इज्जत और ईमानदारी के साथ, तो अगली बार ये सब मांगने की आदत छोड़ दे। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा का मन कहीं और उलझा होता है और वो राही के पास आकर राही की विदाई की बातों को लेकर भावुक हो जाती है। और फिर वो प्रेम और राही के साथ एक प्यारी सी सेल्फी लेते हुए नजर आती है। और तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि प्रेम को एक कॉल आता है, जिससे वो बहुत गुस्से में आ जाता है और वो जाकर पराग से भिड़ जाता है, क्योंकि उसने अन्नू की रसोई में इन्वेस्ट करने से रोक दिया था। फिर प्रेम पराग को पूछता है कि क्यों किया ऐसा आपने, कोई बिजनेस में आपसे आगे बढ़ जाए तो ये बात आपसे सहन नहीं होती क्या, या खानदान की जगह अपनी काबिलियत के दम पे कोई कुछ कर बैठे तो ये आपसे बर्दाश्त नहीं होता। फिर पराग को ये सब सुनकर अचानक झटका सा लगता है और फिर प्रेम पराग को ये कहने लगता है कि यह अगर अन्नू की रसोई बहुत बड़ी हो जाती तो आपका ये निकम्मा बेटा सही माना जाता और ये बात आपका गुरूर सहन नहीं कर पाता। बताइए ना कोठारी साहब, इस मेहरबानी की कोई खास वजह है। फिर पराग इधर चुप रहता है तो प्रेम कहने लगता है कि आप चुप हैं, इसका मतलब आपको अभी भी शर्मिंदगी होती है। कमाल है कोठारी साहब, मुझे लगा आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं तो शर्म भी आपने कहीं इन्वेस्ट कर ली होगी, लेकिन आपकी चुप्पी बता रही है कि आप में थोड़ी सी शर्म अभी भी बाकी है। तभी हम देखते हैं कि गौतम तुरंत बात संभालने के लिए खुद पर इल्ज़ाम ले लेता है और कहने लगता है प्रेम को कि प्रेम, तुम्हारा प्रपोजल डैड ने नहीं बल्कि मैंने रिजेक्ट किया था। सारे कॉल्स, सारे सिग्नेचर्स, सारे फैसले मेरे थे, क्योंकि तुम्हारा प्रपोजल बिजनेस कम और सोशल वर्क ज़्यादा था और कोठारी इस बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, चैरिटी में नहीं। तभी इधर तनाव बढ़ता देख अनुपमा बीच में आकर प्रेम और पराग के बीच झगड़ा रोकने की कोशिश करती है और फिर प्रेम को कहती है कि कोशिश हमारी थी बेटा, लेकिन फैसला उनका था, तो बात खत्म। पैसे उनके हैं तो उन्हें कहाँ इन्वेस्ट करना होगा कहाँ नहीं, ये उनका फैसला होगा ना प्रेम। तो अगर वो अन्नू की रसोई में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो वो उनकी मर्जी, हम फिर से कोशिश करेंगे और नया इन्वेस्टर ढूंढ कर लाएंगे। तभी उसी वक्त राही भी सामने आती है और प्रेम को कहने लगती है कि प्रेम, मम्मी बिल्कुल सही कह रही है, वैसे भी ये फैसला गौतम जी ने किया है तो इसमें अंकल की कोई गलती नहीं है। तो प्रेम फिर कहने लगता है कि गौतम सिर्फ एक प्यादा है राही, और प्यादे अपने मर्जी से चाल नहीं चला करते, और इस पिशाच पर असली खिलाड़ी सिर्फ एक है और वो है मिस्टर पराग कोठारी। और ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो हर खेल पर्दे के पीछे रहकर खेलना जानते हैं, लेकिन मैं इनकी हर चाल को समझता हूँ राही। तभी इधर से गौतम प्रेम को कहता है कि रिलैक्स प्रेम। तो प्रेम फिर भड़कते हुए गौतम को कहता है कि मैं मिस्टर कोठारी से बात कर रहा हूँ और जहाँ तक मुझे याद है कि इनके मुंह में भी अच्छी खासी लंबी जुबान है, तो आपको बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर इधर पराग को हम देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए गौतम का पक्ष लेते हुए प्रेम से कहता है कि बस बहुत हुआ, मैं जमाई जी के साथ ऐसी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूँगा, क्योंकि इन्होंने घर और बिजनेस को तब संभाला जब इस घर का बेटा जिम्मेदारी भूल कर भाग गया था, यानी कि तू। फिर पराग प्रेम को कहने लगता है कि जो कुछ तुझे करना चाहिए था वो सब कुछ जमाई जी ने किया, तू घर का बेटा होने के बाद भी बेटा नहीं बन पाया और ये जमाई जी होने के बाद भी बेटा बन गए, इसलिए मेरा असली बेटा तू नहीं बल्कि जमाई जी हैं। फिर पराग ये कहने लगता है कि और रही बात अन्नू की रसोई की, तो ऐसे मामूली वेंचर में इन्वेस्ट करके मुझे क्या ही मिल जाता, और समुद्र में जाल डालने वाला पानी की एक बूंद का क्या करेगा, और अन्नू की रसोई सिर्फ एक बूंद ही तो है, और हम भीग भी बहुत बड़े कटोरे में डालते हैं, तो ऐसी छोटी कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करें। तो यही सब पराग कह रहा होता है और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आने वाले अपकमिंग एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि राही बैचलर पार्टी का आयोजन कर रही होती है, लेकिन वहाँ का नज़ारा देखकर हैरान रह जाती है और वो देखती है कि प्रेम किसी और लड़की के साथ मस्ती से नाच रहा होता है।
तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या प्रेम की इस हरकत से राही का दिल टूट जाएगा और क्या पराग को गौतम की असलियत पता चल पाएगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही रोज़ लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप सबसे पहले पा सकें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।